हेलो फ्रेंड्स। पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, पर कभी आपने वंडर किया है कि कोर्ट में इन तारीखों पे होता क्या है? चलिए आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिवोर्स के केस में क्या प्रोसीडिंग्स होती है, जो दैनिक कार्यवाही जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी मैं आज। और ये बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जानते हैं होता क्या है कोर्ट में। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली वो केस की फाइलिंग का होता है। आज जो प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगी ये वो उस डिवोर्स केस के है जहां पर जो म्यूचुअल डिवोर्स का नहीं है, बल्कि जहां कंटेस्टेड है, जहां पर सिर्फ एक पार्टी केस फाइल कर रही है और दूसरे पार्टी उसे कंटेस्ट करती है। मैं उस केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रही हूँ। तो ऐसे केस में सबसे पहली जो काम होती है वो है केस की फाइलिंग करने का। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में जाएं तो बहुत सारे ग्राउंड्स दिया गया है जिसके तहत में आप केस को फाइल कर सकते हैं। मैंने डिवोर्स कैसे लेते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सॉरी, आप देख सकते हैं, उससे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं डिवोर्स फाइल करने के लिए। तो पहला प्रोसेस है केस की फाइल करने का। जो सेकेंड डेट या कहा जाए कि जो फर्स्ट डेट होता है कोर्ट के लिए, वो होता है समन टू अपीयर। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने केस फाइल किया है तो दूसरी पार्टी को समन्स जाता है कोर्ट की तरफ से, एक डेट दी जाती है उस समन्स में। ये कहा जाता है कि आपको इस डेट में इस वक्त पे कोर्ट पे आना होगा और आपको अपनी तरह की जो भी जिरह है या अपनी तरफ की जो भी आपकी केस है उसको आपको लिख के देना होगा, जिसे रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो जो पहली डेट बकायदा जो कोर्ट पे बेस होती है वो समन्स टू अपीयर और साथ ही में फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे उसके लिए होती है। जो सेकेंड डेट होती है वो रिजॉइंडर के लिए होती है। रिजॉइंडर ये हक उसको दिया जाता है जो केस फाइल करता है। तो जो भी रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है उसका रिप्लाई करने के लिए, उसको रिवर्ट करने के लिए रिजॉइंडर का एक डेट दिया जाता है, जो प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट जिसे बोलते हैं वो उसे फाइल करना होता है। ये उसकी चॉइस होती है कि वो फाइल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। डिवोर्स केस में जो तीसरी डेट जो पड़ती है वो पड़ती है रिकंसिलिएशन के लिए, जिसे अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मीडिएशन के लिए पड़ती है। ये माना जाता है डिवोर्स केसेस में कि ये फैमिली मैटर है और रिलेशनशिप जो होते हैं वो कभी कभी बहुत छोटे कारण की वजह से या फिर ईगोज की वजह से टूटने पे आते हैं और कोर्ट चाहता है कि रिलेशनशिप ना टूटे, बने रहे। तो इसलिए कोशिश होती है कोर्ट की तरफ से कि रिलेशनशिप को मेंड किया जाए और उसी डेट को कहा जाता है मीडिएशन। इस मीडिएशन प्रोसेस में कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है, उन्हें समझाया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि वो आपस में सहमति बना के रह सके। कभी कभार इन केसेस में ये होता है कि रिकंसिलिएशन प्रोसेस या मीडिएशन प्रोसेस में ये होता है कि दोनों पार्टी एग्री कर जाती है। ये एग्री दो बातों के लिए हो सकती है, या तो दूसरी पार्टी एग्री कर गए कि हाँ हाँ चलो मैं भी डिवोर्स दे देती हूँ, कंटेस्ट नहीं करते हैं हम, और जो भी अपना उनका ये रहता है, मांग रहती है, वो दूसरी पार्टी को बता दी तो दूसरी पार्टी उसे मांग जाती है और केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके। दूसरी स्थिति में ये होती है कि ये जो मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। मतलब पार्टी साथ में रहने के लिए भी ना ही साथ में रहने के लिए एग्री होती है और ना ही दूसरे को डिवोर्स देने के लिए एग्री होती है। तो मीडिएशन का जो प्रोसेस रहता है ये दोनों चीज के लिए हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्ट ये बोले कि आप साथ में रहें। ये कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। एक्चुअल में जो मेन पर्पज जो रिकंसिलिएशन के लिए बना था वो ये इसके लिए बना था कि दोनों पार्टी साथ में रह सके, लेकिन वक्त के साथ साथ में अभी ये मीडिएशन का प्रोसेस हो गया है कि केस को जल्दी से जल्दी खत्म करे। तो दोनों पार्टी अगर डिवोर्स के लिए भी रेडी हो जाती हैं तो वो भी सही है, और अगर नहीं होती है तो तब कहा जाता है कि मीडिएशन या रिकंसिलिएशन का प्रोसेस फेल हो गया है और कोर्ट की जो आगे की जो प्रोसेस है वो फिर चालू हो जाती है। अगर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस सक्सेसफुल रहा तो अगली जो डेट पड़ती है उस डेट पे दोनों पार्टी का जो स्टेटमेंट होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो प्रोसेस सक्सेसफुल होने के दो पहलू हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था। एक पहलू ये हो सकता है कि दोनों पार्टी एग्री कर गई है कि हम साथ में रहेंगे,
और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कुछ डिमांड्स होगी जो भी दूसरे पार्टी की और पहली पार्टी उस बात को एग्री कर लेती है, वो सब रिकॉर्ड होता है कोर्ट में। दोनों पार्टी की बातों को रिकॉर्ड करके कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है कि दोनों पार्टी एग्री हो गए हैं साथ में रहने के लिए, दूसरी पार्टी के ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे और पहली पार्टी ने उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है और केस यहीं पे खत्म होता है। दूसरा जो पहलू होता है रिकंसिलिएशन प्रोसेस का, मीडिएशन प्रोसेस का सक्सेसफुल होने का, वो ये रहता है कि दूसरी पार्टी एग्री कर जाती है कि वो भी डिवोर्स चाहते हैं, वो भी कंटेस्ट नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, तानेंगे नहीं केस को, वो भी डिवोर्स चाहेंगे, लेकिन उनकी कुछ मांग होंगी, उनकी कुछ डिमांड्स होगी और पहली पार्टी एग्री कर जाती है कि हाँ हम उस डिमांड्स को पूरे करेंगे। तो इस स्थिति में भी दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और उसके बाद कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है उन ग्राउंड्स को लिखते हुए कि दोनों पार्टी का ये ग्राउंड्स था, ये डिमांड्स था, इस डिमांड्स को माना गया है, पहली पार्टी ने माना है और पहली पार्टी का इस डिमांड को दूसरी पार्टी ने माना है। तो उन सबको बहुत डिटेल में लिख के एक ऑर्डर पास कर देते हैं और केस खत्म हो जाता है, केस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है। अगर रिकंसिलिएशन की प्रोसेस फेल हो गई होती है, फेल हो जाती है मतलब ना ही पार्टी साथ में रहने के लिए एग्री हुई है, ना ही पार्टी डिवोर्स देने के लिए एग्री हुई है, उस स्थिति में कहा जाता है कि रिकंसिलिएशन की जो प्रोसेस है वो फेल हो गई है और तब केस आगे बढ़ता है। तो मैं बताती हूँ आगे आप उसका क्या, आगे जो उसकी नेक्स्ट डेट क्या के लिए पड़ती है। जब अगर फेल हो गई है तो नेक्स्ट डेट जो केस का पड़ता है वो होता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये दोनों पक्षों के लिए होता है कि दोनों पक्ष जो भी अपने केस में लिखे हैं, जिसने केस फाइल किया है तो जो भी अपना ग्राउंड्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रुएल्टी का ग्राउंड्स दिया है तो उस क्रुएल्टी को ग्राउंड्स को प्रूव करने के लिए उसके पास में क्या डॉक्यूमेंट्स है, या उनकी शादी हुई है तो उस शादी को प्रूव करने के उसके पास में क्या डॉक्यूमेंट। तो एक केस को आपने जो भी केस फाइल किया है उसको सिर्फ मुजबानी से कोर्ट नहीं मानता है, अपने केस को प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा। तो ये दोनों पक्षों के लिए होता है कि जो जो भी बोला गया है अपने स्टेटमेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, उसको प्रूव करने के लिए उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उन्हें कोर्ट में फाइल करना पड़ता है और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें कोर्ट में फाइल करना होता है। बाकायदा जब केस फाइलिंग होता है नियम है कि आपको अपने केस के सपोर्ट के जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करना होता है। अगर आपने उस वक्त जमा नहीं किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में मिलने वाले होते हैं, तो इस फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के टाइम में आप जमा कर सकते हैं। और रिटन स्टेटमेंट के टाइम में भी अगर आपने फाइलिंग नहीं किया है तो ये मौका मिलता है आपको डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का। उसी डेट में कोर्ट का एक काम होता है वो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यू का जो काम है ये कोर्ट का होता है। कोर्ट पूरे केस को पढ़ता है, मतलब जो कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट डिवोर्स फाइल करने के लिए जो केस फाइल किया उसे पढ़ता है, जो रिटन स्टेटमेंट जो दूसरे पक्ष ने दिया है उसे पढ़ते हैं कोर्ट, और ये डिसाइड करते हैं कि दोनों की बातों का मुद्दा क्या है, इश्यूज क्या है दोनों के बीच में, क्या जो केस फाइल किया गया है वो कानून के हिसाब से सही है, क्या जो ग्राउंड्स मांगा गया वो सही है, केस क्या टाइम के मुताबिक फाइल किया गया, बहुत सारी बातें होती हैं। और क्या जो इल्ज़ाम एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को दिया है वो कौन कौन से इल्ज़ाम हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो इश्यूज होते हैं केस का उसे कहा जाता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। और ये डेट जो पड़ती है वो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की पड़ती है। और ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ का काम कोर्ट का होता है, बाकायदा जज साहब का ये काम होता है। इसके बाद की जो डेट पड़ती है वो पड़ती है एविडेंस की। अब मतलब केस में गवाही शुरू हो चुकी है। पहली गवाही होती है जिसने केस फाइलिंग किया है, उस पक्ष को पहले अपनी गवाही पेश करनी होती है जिसने केस फाइल किया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड ने फाइल किया तो पहले हस्बैंड की गवाही होगी। हस्बैंड अपने केस को प्रूफ करने के लिए अपने साथ में और भी बहुत सारे गवाही को ला सकते हैं। अगर उनके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर FIR हुआ या जो कुछ भी हो, तो उस सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए अपने साथ में सपोर्टिंग विटनेस भी उसको लाना पड़ता है। और इसके लिए बहुत सारी डेट पड़ती है जो एविडेंस के लिए कहा जाता है। एक बार एक पक्ष का एविडेंस खत्म हो जाता है उसके बाद में दूसरे पक्ष का एविडेंस शुरू होता है। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड का एविडेंस खत्म हो गया है, उसके सपोर्टिंग एविडेंस खत्म हो गए हैं, तो वाइफ जो है उसका एविडेंस का प्रोसेस शुरू होता है। वो अपनी गवाही देगी, फिर अपने केस को प्रूव करने के लिए अपने साथ में और भी सपोर्टिंग विटनेस उसके पास जो कुछ भी होगा वो देगी। तो ये एविडेंस का पीरियड होता है और ये कुछ थोड़ा सा इस पर 2-3-4 डेट्स लगते ही लगते, जब तक दोनों पक्ष अपनी गवाही खत्म नहीं कर लेती हैं तब तक ये चलता रहता है। तो इसमें कोई
नंबर्स फिक्स नहीं होते हैं कि एक पार्टी सिर्फ इतना ही गवाही ला सकता है। आप कितने ही गवाही ला सकते हैं, लेकिन जो भी आप गवाही ला रहे हो वो आपके केस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपको केस के सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। गवाही के बाद जो हम कह सकते हैं, जो केस खत्म होने के फैग एंड पे जो आ जाता है वो होता है आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट का जो काम होता है ये ऑब्वियसली हम वकीलों का काम होता है। जो भी केस की गवाही होती है और जो भी केस का कानून होता है, इन सब को देखते हुए वकीलों को अपना आर्गुमेंट तैयार करना पड़ता है दोनों पक्षों को, और आर्गुमेंट के डेट पे उन्हें ये कोर्ट में अपना तरफ का आर्गुमेंट उन्हें देना पड़ता है। अपना केस वो कैसे प्रूव कर रहे हैं ये उन्हें आर्गुमेंट के थ्रू बताना होता है, जिसमें कानून, गवाही और जो भी डॉक्यूमेंट है, ये तीनों चीज़ों को लेते हुए, और कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, इन सब मुद्दों को लेते हुए वो आर्गुमेंट करते हैं। जो सबसे आखिरी पड़ाव जो केस का होता है, जो आखिरी तारीख केस की होती है, वो ऑब्वियसली जजमेंट या फाइनल ऑर्डर जिसे कहा जाता है उसके लिए होती है। ये जज साहब का काम होता है, और जज साहब जो कोर्ट में जो भी गवाहियाँ दी गई हैं और जो ऑर्डर जो जज साहब पास करते हैं, उन सबसे पहले वो इश्यूज़ को देखते हैं कि केस के इश्यूज़ क्या थे। उस इश्यूज़ को देखते हुए वो गवाही को देखते हैं। जो जो भी इश्यूज़ देखा गया है, लिखा गया है जज साहब की तरफ से या पॉइंट आउट किया गया है, वो गवाही पे देखते हैं कि वो गवाही कितनी हद तक उस चीज़ को प्रूव कर पा रही है, एविडेंस कितनी हद तक उसको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव कर पाई है। उसके बाद में वो आर्ग्यूमेंट को भी देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट में कहाँ कहीं पे केस लॉस लाया गया है जो सपोर्टिंग होता है। उन सबको देखते हुए, उन सबको मद्देनजर रखते हुए वो ऑर्डर पास करते हैं कि जो डिवोर्स मांगा गया है वो उसे मिलना चाहिए। जो भी ग्राउंड्स उन्होंने मांगा है अपने डिवोर्स के लिए, वो क्या उन्होंने प्रूफ किया है। अगर प्रूफ कर लेते हैं तो उन्हें डिवोर्स मिल जाता है, अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं तो डिवोर्स नहीं होता है। तो दैट्स इट गाइस, ये है कोर्ट की प्रोसीडिंग डिवोर्स केसेस में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। हर एक चीज़ में हम, चाहे खाना हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा कपड़ा हो, हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हम उनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और वो है नॉलेज, लॉ के नॉलेज के बारे में। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, खासकर अमेरिका, यूएस, यूके वगैरह में आप देखें, तो वहाँ पे एक 10 साल से बच्चा से लेकर एक 70 साल की उम्र का पुरुष या महिला, उनको अपने कानून के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और सिर्फ पता ही नहीं होता है, जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने राइट्स का वो डिमांड भी करते हैं। और वो अपने राइट्स का डिमांड तभी करते हैं, तभी कर पाएगा कोई जब उसे अपना अधिकार के बारे में पता होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है व्यूअर्स, कि मेरा ये जो चैनल है ये लॉ के बारे में है, लॉ के अवेयरनेस के बारे में है। तो प्लीज़ स्प्रेड करिएगा इस नॉलेज को, बिकॉज नॉलेज अच्छी चीज़ होती है। हम जोक्स का वीडियो होता है या फिर दूसरे टाइप्स के जो वीडियो होते हैं उसे हम बहुत शेयर करते हैं, लेकिन जब लॉ के नॉलेज के बारे में होती है तो जब हमें ज़रूरत होती है हम तभी उसे देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, तो इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में। तो इसलिए प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नॉलेज को स्प्रेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।